ओके, स्टार्टिंग बी ब्लॉक एलिमेंट्स here, सेम टॉपिक। आज इसमें डिस्कस करेंगे हम ग्रुप 15। आज ग्रुप 15 की बात करेंगे। हाँ जी। कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 is also called nitrogen family. Nitrogen family. And this family consists of nitrogen, phosphorus, arsen, antimony, and bismuth. This family consists of these five elements: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. Its atomic number 7. That's 15. Its atomic number 33, 51, and 83. These are atomic numbers of these elements: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। देखो पहले भी डिस्कशन हुआ है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस 8 का है, 18 का है, अगेन 18, यहाँ पे 32 का डिफरेंस है। अगर एक और एलिमेंट यहाँ पे डिस्कवर हुआ तो उसका एटॉमिक नंबर 115 होगा और उसका जो सिंबल होगा वो यू टी होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस भी अगेन 32 का ही है, कॉमन थिंग। ठीक है, आज इन एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ना होगा। फिर से वही चीज, ये जो नंबर्स होते हैं इनको मैजिक नंबर्स कहते हैं, यू नो वेरी वेल, समटाइम्स मैजिक नंबर्स। हर फैमिली के ऐसे मैजिक नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब तक हमने 3 फैमिलीज पढ़ी है, तीनों के कोई ना कोई मैजिक नंबर्स थे। कॉन्फ़िगरेशन शुरुआत करते हैं। 1s2 2s2 2p3, ऐसे ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखो अगर आप कंक्लूजन देखेंगे ओवरऑल, सबके लास्ट में ना s2p3 आ रहा है। तो इससे इंडिकेशन मिलता है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, ns2 np3 है। एक बात इंपॉर्टेंट है, np3 से पता लगता है ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। ये बहुत बड़ी बात है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड से इंडिकेशन मिलता है कि ये एलिमेंट्स कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इस बार भी नीट की प्रॉब्लम थी इसके अंदर, अभी देखेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो खैर नहीं हो, इन फैमिलीज को मैं आज स्टडी करना है, इन एलिमेंट्स को स्टडी करना है। तो एक बार आप कॉपी करना कर सकते हैं क्विक, इसको मैं एंड कर देंगे अभी। बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली। देखते हैं, उसमें 2 बातें भी देख लेंगे उसको भी। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। एग्जैक्टली हाफ फील्ड का मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली की ट्यूनिंग करनी है। लास्ट में P3 आने का मतलब ही एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। अगर एग्जैक्टली हाफ फील्ड से पता लगता है कि एलिमेंट्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अब देखो इस एक्स्ट्रा स्टेबल का मीनिंग क्या, भी इसको ओपन करते हैं। ये बच्चों, चलिए स्टार्ट करें फिर। चलिए, गोइंग टू स्टार्ट नाउ। चलिए, पहला हेडिंग इसमें आता है, बस एलिमेंट्स के नाम नोट कर लीजिए, दैट्स इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने पहले ही बताया, एलिमेंट्स को ना लर्न कर लेना चाहिए। इनके एटॉमिक नंबर इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती, जितने इनके जिनके जितना इनके बारे में इंफॉर्मेशन पता हो कि कौन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन क्रिएट करूंगा। चलो आप मुझे एक काम करके दिखाओ सब लोग। SbCl3 एक कंपाउंड होता है, एंटीमनी क्लोराइड। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ जल्दी से। जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर लगाओ। SbCl3, एंटीमनी यही बैठा हुआ है ना, तो उसका मैंने क्लोराइड ले लिया। मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ और जल्दी बताओ फटाफट। sp2, कोई बात नहीं। और सब लोग, बाकी लोग भी आंसर निकालें कोई ना कोई। SbCl3 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, एक बच्चे ने बोला sp2। और किसी का आंसर नहीं है, बताइए क्या आंसर है। sp, तो कॉन्फिडेंस से बोल दीजिए sp2। और किसी का कोई आंसर।
बात मत करिए प्लीज, अपना काम करिए चुपचाप के अंदर, क्योंकि उसे बोलेगा नहीं। इसका आंसर sp3 है। ये देर क्यों लग रही है? वाई इज sp3? बताओ रीजन दो। करेक्ट है, देखो शी इज राइट है। आउटर मोस्ट शेल में ना 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ से पता लग रहा है सब सर। ये जो एंटीमनी है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ से पता लगा। जब ये 3 बार शेयरिंग करेगा, 3 बार शेयरिंग करके 3 तो सिग्मा बॉन्ड पेयर बनेंगे, और एक क्या है इसके पास? लोन पेयर। टोटल पेयर 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसके देखो, देखो ये आंसर तभी निकल पाएगा जब हमें पता होगा कि एंटीमनी नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। अगर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एंटीमनी के भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। दैट्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें ना एलिमेंट को लर्न कर लेना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद नहीं है, कोई बात नहीं। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए रिगार्डिंग बिस्मथ क्लोराइड, आ गया नाइट्रोजन बिस्मथ। अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि बिस्मथ क्लोराइड का स्ट्रक्चर तो ऐसे होता होगा, कई बच्चे ऐसे बना के बैठ जाएंगे, तो वो तो sp2 बोलेंगे, दे आर रॉन्ग। बिस्मथ के पास तो एक लोन पेयर भी है, यहाँ से दिख रहा है साफ साफ NH2 NP3 से। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसलिए काम आता है, ये हमें लर्न होना चाहिए बिल्कुल। चलिए इन एलिमेंट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला हेडिंग है इसमें एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज नोट कीजिए। की ब्लॉक एलिमेंट सबको पता है स्मॉल होते हैं। चलो एक साथ लिख लेते हैं। सबको पता है डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये लोग कॉमन सी बात है, इसमें ज्यादा टेंशन में आना ही नहीं है, हर फैमिली के लिए ऐसे ही होता है। इसके बाद बात करते हैं आयनेशन थैलेपी। बताओ इनकी आयनेशन थैलेपी कैसी है? बहुत हाई है। देखिए हाई है, सुन लीजिएगा। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, क्या देखो कई लोग लिखने में बिजी हैं। इवन मोर देन ग्रुप 16 एलिमेंट्स। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे होंगे। इन एलिमेंट्स की आयनेशन थैलेपी ना ग्रुप 16 एलिमेंट से ज्यादा होती है। देखिए सुनिए यूनिट, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं। रूल ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से आयनेशन थैलेपी बढ़ती है। तो सही मायने में पता क्या होना चाहिए? जो ऑक्सीजन फैमिली है, उनकी आयनेशन थैलेपी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है। देखो उल्टा होता है ऐसे, नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली को बीट कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर साल आती है, इस बार भी नीट पे आएगी। क्यों? ये हाफ फील्ड है, सही कह रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल है। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सही है, इसका आंसर यही है। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इनके अंदर कुछ ज्यादा ही स्टेबिलिटी। क्योंकि हाफ फील्ड है ना, तो हाफ फील्ड ने क्या कर दिया? इनको एक्स्ट्रा स्टेबल कर दिया, इनकी आयनेशन थैलेपी को बढ़ा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, और देखो अब आपसे पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछूंगा। ये नीट 2025 की प्रॉब्लम होगी। अब देखते हैं कौन करके दिखाएगा, सब ध्यान से सुनो पहले। और कोई किसी से बोलेगा नहीं, बिल्कुल भी अपने आप करना है। मैं इनमें से किसी भी एलिमेंट की 3 आयनाइजेशन थैलेपी निकाल रहा हूं। 3 आयनाइजेशन थैलेपी, 3 आयनन ऊर्जा। प्रथम, दैट द फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मेरी कुछ एनर्जी लगेगी, उसका नाम फर्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी। फिर सेकंड निकालूंगा, सेकंड आयनाइजेशन थैलेपी। फिर थर्ड निकालूंगा, थर्ड आयनाइजेशन थैलेपी। बताओ इन तीनों में से मैक्सिमम कौन होगी? इन तीनों में से मैक्सिमम कौन होगी? फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, या थर्ड होगी? सोच लो, देखो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 2025 में आने के पूरे पूरे चांस। कोई बात नहीं, सुन गया। सब गर्ल्स फर्स्ट कह रही है, बॉयज साइड से कोई रिप्लाई? सब गर्ल्स फर्स्ट कह रही है, बॉयज साइड से किसी का रिप्लाई? अच्छा, फर्स्ट हाईएस्ट क्यों होगी? जल्दी बताओ, फर्स्ट हाईएस्ट। वो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड का मतलब एक्स्ट्रा स्टेट है। ठीक है, कंफर्म हो गया बिल्कुल। इसका आंसर फर्स्ट नहीं है, इसका आंसर थर्ड है। सुन लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, सब बच्चे यही सोचते हैं ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड का मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल, बट गलत। सुन लीजिए, जब आप एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगी ना, तो ईएनसी बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और भाविये नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियस बाकी इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब सेकंड निकालना मुश्किल होगा, थर्ड निकालना और भी मुश्किल। देखो सब बच्चे यही सोचते हैं वो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड का मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज्यादा होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद न्यूक्लियस बाकी इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से अट्रैक्ट करता है। तो सेकंड मोर देन फर्स्ट, थर्ड मोर देन सेकंड। आप जितना आगे जाओगे ना, देखो सुन लो, यूनिवर्सल फैक्ट है ये केमिस्ट्री का यूनिवर्सल फैक्ट है। जितना आप आगे जाते चले जाओगे, आयनाइजेशन थैलेपी बढ़ती चली जाएगी। ये कंफर्म है हर एलिमेंट के लिए। ये 2025 में क्वेश्चन आएगा पक्का, असर्शन रीजन और रॉन्ग होने के पूरे पूरे चांसेस। देखो बहुत सारे बच्चों ने पहले थर्ड कहा था, फिर फर्स्ट कह दिया, वो डाउट हो जाता है माइंड में। वो असर्शन रीजन पूछेंगे आपसे ऐसे, जानबूझ के असर्शन लिख देंगे
कि भाई हाफ फिल्ड प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये बात तो सही होगी। दैट्स वाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर देन सेकंड, ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये बात गलत है, फर्स्ट सेकंड से ज्यादा नहीं होती, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा होती, थर्ड और भी ज्यादा होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने मार्क कर दिया। अब एक साथ कॉपी करना, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, एटॉमिक साइज। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इस फैमिली की निगेटिविटी नेचुरली आपको हाई मिलेगी, छोटे एलिमेंट्स की हाई होती है, और डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीजेस। ये भी हमारी कॉमन सी बात है, ये भी कवर हो गया। ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां लाई करेगी, पता लगाते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, आपको 5 होगा तो 3 लेके 8 करेगा, या 5 के 5 देके, इसका मतलब -3 टू +5। वेरी गुड, देखो ये रेंज आ गई, ये रेंज सबको निकालनी आनी चाहिए। अच्छा, कहीं पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, तो वो कौन क्या चीज होगी, सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर वाला कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। हाईएस्ट वाला कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो बीच में लाई करे वो दोनों काम कर लेता है, वो दोनों काम कर लेता है, बड़ी कॉमन सी बात। जैसे अमोनिया है, अमोनिया केमिस्ट्री में एक फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये इनकी सबसे कम स्टेट है। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन जो नाइट्रस एसिड है उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो दोनों काम करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, वो दोनों काम करने वाला है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात देखो, आपको और शेयर कर दे। वैसे तो उनकी हाईएस्ट स्टेट +5 है, सबको दिख रहा है -6 से +5 रेंज बन रही है। लेकिन क्या होता है, देखो जरा सुनो, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे +5 की स्टेबिलिटी घटेगी, और बिस्मथ के लिए +5 दिखाना बहुत मुश्किल होता है। ये फिर एक लाइन लिख रहा हूं, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, देखो मैं, ये ना जनरल फंडामेंटल है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। बिस्मथ रियरली शो, रियरली शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब रेयर केसेस में ये +5 स्टेट दिखाता है। क्यों, क्यों, क्या बोलते हैं इसको, करेक्ट, यस, इसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज राइट हियर, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो ये बात हमने अपने बेसिक्स में पढ़ ली थी, और बहुत सारी बातें ना बच्चों को आपको रिवाइज भी करनी चाहिए, भूल जाएंगे अदरवाइज आप। इनर्ट पेयर इफेक्ट प्ले करता है, एक्रिय युग्म प्रभाव। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इनर्ट पेयर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, और आखिरी में आते आते इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि बिस्मथ के लिए +5 दिखाना बहुत मुश्किल होगा। देखो यहाँ तक डिस्कशन हमने किया, देखो कुछ बातें देखो फिर देख लो। एक तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिविटी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, रेंज ऑफ स्टेट सब बच्चों को निकालने का है। और ये बात ही बताओ कि बिस्मथ के लिए +5 दिखाना इतना मुश्किल क्यों है। लो जल्दी से कॉपी करो, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखिएगा, पूरा ऐसा नोट करने की जरूरत नहीं है। ओजोन को आप खुद कर लीजिएगा, उसको डाउट की फॉर्म में लगिए, ना देखिए कहीं यहाँ पे जाएंगे बहुत टाइम के लिए। अब डाउट लेके आओ देखेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब बातें बताओ मैं। एक बार जैसा हमारा पी ब्लॉक पूरा होता है ना, जितने भी नीट में क्वेश्चन पी ब्लॉक के आज तक आए सारे कलेक्ट कर लो, इकट्ठी कर लो, कोई डिस्कस कर लो, कितने क्वेश्चन आज तक आए होंगे, 100 200। वो 200 क्वेश्चन भी हम अच्छे से डिस्कस कर लें, लॉजिक के साथ कर लें, उनका फंडामेंटल फिर आ जाता है, वही फंडामेंटल फिर मिल जाते हैं, वैसी चीजें आ जाती हैं, तो कराएंगे आराम से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये टेस्ट सीरीज की प्रॉब्लम थी, लेटेस्ट क्वेश्चन है कि आयनाइजेशन थैलेपी कौन सी ज्यादा होती है। बिस्मथ के लिए +5 दिखाना बहुत मुश्किल होता है, रेयरली शो करता है +5। तो उसके पीछे कॉज है इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है बच्चों, एक्रिय युग्म प्रभाव, इसको बोलते हैं हिंदी में, हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया होप सो। देखिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन थैलेपी हो गई, निगेटिविटी हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट कर ली हमने। चलिए तो ड्रॉप कर रहे हैं हम, चलो स्टूडेंट ड्रॉप कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो हो चुका है ना। ले लीजिए नेक्स्ट हेडिंग इसको लेगा,
कोवेलेंसी। कोवेलेंसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजकता। कोवेलेंसी का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ, कोवेलेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से। देखिए सुनिएगा, कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को कोवेलेंसी कहा जाता है। ठीक है, मतलब सहसंयोजी बंध कितने हैं, बंधों की संख्या को हम कोवेलेंसी बोलते हैं। अब देखो मैं एक लाइन लिखूंगा इसके ऊपर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, वाइल अदर शो 6। देखो सब ध्यान देना, अदर शो 6। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। देखो नाइट्रोजन ज्यादा क्या कर सकता है, 4 बार बॉन्ड बना सकता है। देखो 4 बार कैसे, एक बार, 2 बार, 3 बार, एक चौथी बार, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकते हैं। जबकि पता है फॉस्फोरस क्या कर सकता है, देखो फॉस्फोरस क्या कर सकता है, एक बार, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और चाहे ना एक बार और बॉन्ड बना ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड चलेगा। बताओ ये 4 बार ही क्यों बना पड़ा, इसके पास 20 सबशेल ही नहीं है, डी उपकोष नहीं है, वरना इसका ऑक्टेट खराब हो जाएगा। इसका सीधा सा आंसर है, इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी सबशेल। आया सबको समझ। ये भी एक असर्शन रीजन बनता है कि उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही क्यों है, अधिकतम 4 ही क्यों है। तो उसके पीछे रीजन है डी सबशेल की एब्सेंस, ड्यूब कोश की अनुपस्थिति। बाकी सबके पास है, वो 6 तक दिखा सकते हैं। ये सेंटेंस भी लिख लो फटाफट क्विक, इसके नीचे आंसर भी लिखो। शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, एन का मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 while other show 6। बाकी सब लोग 6 दिखा देते हैं, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 दिखा रही है। उसके पीछे कॉज है, उसके पास डी सबशेल नहीं, उसके पास डी सबशेल नहीं है, उसके पास ड्यूब कोश की अनुपस्थिति है, उसके पास ड्यूब कोश की अनुपस्थिति है। ठीक है, तो कोर्स में कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, बाकी सबके 6 है, अधिकतम 4, अधिकतम 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर डाउट ना, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लीजिए फिनिश हो गया। होप सो क्लियर। मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, अदर हैव 6 हियर। गोइंग टू रब नाउ। ठीक है, नेक्स्ट नाउ हेडिंग इज हियर। देखिए एक और पॉइंट समझ लीजिए। आपको पता है जो एलिमेंट टॉप पर होता है उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको पता ही है, एबनॉर्मल बिहेवियर, एनोमलस बिहेवियर। उसकी कुछ बातें ऐसी होती है जो अदर फैमिली, अदर मेंबर से अलग होती है। देखो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखो सोच के बताना, ये पहले हो चुके हैं, चाहे कोई लिखे भी ना। बताओ इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, करेक्ट यस, फॉस्फोरस फॉस्फोरस। जबकि होना चाहिए था इसको, बताओ ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुआ। हाँ, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यहाँ प्रतिकर्षण हो गया। और ये प्रतिकर्षण क्यों हुआ, नहीं नहीं, स्मॉल साइज की वजह से, स्मॉल साइज छोटा होने की वजह से। पेयर तो उसके पास भी है, उसमें रिपल्शन क्यों नहीं हो रहा, उसका साइज बड़ा है, उसने डिस्टेंस बना रखा है। यहाँ डिस्टेंस कुछ कम हो गया और कम के चक्कर में रिपल्शन शुरू हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है, ये एनसीईआरटी में स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है कि पीपी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन एनएन बॉन्ड। तो एनएन बॉन्ड को वीक किसने किया, स्मॉल साइज ने किया। और सुनिए, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहुंच जाते हैं। ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक शुरू करनी है आपको जल्दी। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको एक, देखो मैं आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये फॉस्फोरस का कंपाउंड है, वेल नोन है, R3PO। आर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल होते हैं ना, कोई बात नहीं, ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बन सकता है, ये एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर इसी जगह पे नाइट्रोजन होता है ना, इन द प्लेस ऑफ फॉस्फोरस, ये कंपाउंड कभी एग्जिस्ट ना करता, डज नॉट एग्जिस्ट। ये कभी एग्जिस्ट ना करता। बताना ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है। सही बात है, शाबाश। एन के बॉन्ड गिनना कितने हैं, एन के बॉन्ड 5 हो गए, पॉसिबल ही नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे कर लेगा, ये सब एनसीईआरटीज में, मैं वहीं से दोनों क्वेश्चन आपको पूछे मिलेंगे। तो इनको लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा क्वेश्चंस करो, इनको तो अप्लाई करो आप।
नीचे इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसमें क्या टाइम किल करना है, इसको लिखना भी नहीं। अगला हेडिंग है हाइड्राइड्स, नोट कीजिए। देखो आपने देखा रिसेंट हमारे हर लेक्चर में हर फैमिली की हाइड्राइड्स आए, हेलोजन्स के भी हाइड्राइड आए, ऑक्सन फैमिली के भी हाइड्राइड, और आज भी हाइड्राइड। हाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देखो हर साल क्वेश्चन है हाइड्राइड से, बस वो बदलते रहते हैं, कभी हेलोजन से आ गया, कभी ऑक्सन फैमिली मेंबर, कभी नाइट्रोजन, ऐसा चलता रहता है। देखो अब इनके हाइड्राइड डिस्कस करेंगे, चलिए सब अटेंशन पे करा दें। देखो ये इनके हाइड्राइड्स हैं, अमोनिया है, फॉस्फीन है, आर्सीन है ना, स्टाइबीन है, बिस्मुथीन है, ये इनके हाइड्राइड्स हैं। देखो अभी किसी को लिखना नहीं, अब ना कुछ क्वेश्चंस बनेंगे इनके ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन बनता है, पहला पहला क्वेश्चन बनेगा, नोट डाउन यार, इनके बॉन्ड एंगल को लेकर। कल भी ऐसा लेक्चर आया था, बॉन्ड एंगल तो इतना इंपॉर्टेंट है, 2025 में पक्का क्वेश्चन है, और जो करके आएगा ना सिलेक्शन, तो भाई उसकी रैंक बहुत ऊपर जाएगी, रैंक डिसाइडर क्वेश्चन। अभी डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करेंगे, ये जेई मेंस में इस बार आया था। देखो देखो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं बड़े अच्छे अच्छे। देखो शुरू करते हैं, चलो भाई, अब बिना मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बताओ मैक्सिमम एंगल किसका? एनएसटी, वेरी गुड। देखो कोई लिखेगा नहीं, यू आर राइट, अमोनिया का एंगल मैक्सिमम होता है, अमोनिया मोर देन फॉस्फीन, मोर देन आर्सीन, मोर देन स्टाइडीन, एंड मोर देन बिस्मुथिन। वेल डन। व्हाई? व्हाई? अब रीजन दो, रीजन दो, पहले रीजन सुनो सब बच्चे। देखिए मैंने कल भी आपसे कहा था, रिपल्शन वाला रीजन गलत है, वो कंपटीशन बिल्कुल नहीं चलेगा। सीधी सी बात है, नाइट्रोजन यूजेस, क्या कहना है, नाइट्रोजन यूजेस, नाइट्रोजन यूजेस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, while other uses almost pure peak। ये लाइन मैंने कल आपके नोट्स पे लिखा भी रखी, while other use almost pure peak। सर जगह देखो, टाइम दो, अपने बारे में ना सोचो, ऐसे नहीं बस नोट कर लिया और घर चले गया, इज नॉट सफिशिएंट। ये सेंटेंस बिल्कुल आपको डिट्टो याद होना चाहिए। भाई इसका ऑर्बिटल के कौन सा है? हाइब्रिड, हाइब्रिड संकृत कक्षक, जबकि ये क्या यूज कर रहे हैं? ऑलमोस्ट प्योर पीक। इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की पता खास बात क्या होती है, उनके अंदर एंगल ज्यादा होता है, दे हैव मोर डायरेक्शनल करेक्टर। देखो तभी तो अमोनिया का एंगल ही आ रहा है। अच्छा आपको एक बात पता है अमोनिया का एंगल कितना होता है? किसी को पूरी क्लास में याद है अमोनिया का एंगल? अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना है अप्रॉक्स? कोई जानते हैं? 107 डिग्री, 160 डिग्री होता है। और फॉस्फीन में पता है कितना होता है? 91 डिग्री। सरप्राइज, एकदम से बॉन्ड एंगल इतना घट गया। इतना बार डाउनफॉल आने का मतलब क्या है? उसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है ही नहीं। देखो अगर आपकी थ्योरी सही होती ना नेगेटिविटी वाली, तो एंगल में डिफरेंस ना कम आना चाहिए था। जब इतना बड़ा एंगल का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ। और गड़बड़ किस बात की है? इनके पास ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, ऑलमोस्ट प्योर पी है। और पी और पी के बीच में एंगल कितना होता है? 90। देखो 90 के आसपास आ रही है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना 2025 में क्वेश्चन पक्का मिलेगा। देखो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बाद में देखेंगे। बताओ, हम सबको हीट करेंगे, ये सब टूट जाते हैं हीटिंग करने से। बताओ सबसे मुश्किल से कौन टूटेगा? वाई इज एनएसटी। साइज छोटा है, बॉन्ड कैसा है? बहुत स्ट्रॉन्ग। इसके लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ मैटर करती है। सही बात है बिल्कुल। इसका ऑर्डर एज सच बन जाएगा। लीजिए ये हमने कर लिया, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से कॉपी करते हैं। बताओ रिड्यूसिंग करेक्टर। अब बताओ, एक मिनट को पीछे बोले मत, बॉयज आप भी पार्टिसिपेट करो। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट। अब चाय, अब चाय, ये किसी को रिड्यूस कैसे करेंगे? पीछे मत बोलना, इनसे क्वेश्चन, ये किसी को रिड्यूस कैसे करेंगे? क्वेश्चन मैंने कल भी आपसे पूछा था, बताओ को बताना चाहता है? 10 पीछे बोलो, चलो बताओ। करेक्ट, यस करेक्ट, क्यों? ये हाँ सही बात है, बड़े आराम से अपने में से। करेक्ट करेक्ट, हाइड्रोजन दे देंगे, आयन नहीं कहना, बस ये हाइड्रोजन दे सकते हैं। साइज बहुत बड़ा है, बॉन्ड तोड़ना बहुत बहुत आसान है। देखो ये चार तीनों क्वेश्चन कर लिए, ये जेई मेंस में इस बार आए थे। अब देखो यार इनका बॉलिंग पॉइंट बहुत ट्रिकी है। देखो सब सुन लें, इनका बॉलिंग पॉइंट बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और बहुत सरप्राइज भी है। बताओ किसका मैक्सिमम बॉलिंग पॉइंट होना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, बाकी सबकी फोर्स कैसी है? वैन डर वाल। अब सुनिए सुनिए सुनिए, ये बात सच है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, बाकी सबकी फोर्स वैन डर वाल है। और कौन स्ट्रॉन्गर होती है? नहीं नहीं, कौन सी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है।
अब सुन लीजिए, ये बात फैक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है, हमेशा नहीं होती है। इसको सुनो आप, ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा वेंडेबल फोर्स को हरा दे। देखो एक मिनट सुनो, दो दो लोग हैं, ध्यान दो, एक ताकतवर है, बहुत पावरफुल है, एक बेचारा वीक है। सबको पता है ताकतवर कमजोर को हरा देगा, लेकिन अगर कमजोर की संख्या बहुत बढ़ गई, नंबर ज्यादा हो गया, अगर ये कमजोर लोग 100 इकट्ठे हो जाए, तो अकेला पावरफुल क्या कर लेगा? वो 100 लोग उसको मिलकर आराम से मार देंगे। हाँ, अगर एक एक में फाइट होगी तो पावरफुल हरा देगा। ये तो वेल नोन है कि बहुत सारे कमजोर लोग मिलकर भी ताकतवर को हरा सकते हैं, है ना? संख्या के अंदर एक ताकत है, नंबर भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसी बॉलिंग पॉइंट में होता है, पता क्या होता है? इसकी वेंडेबल फोर्स इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हरा देती है, ये होता है। देखो, ये इसके समझने की कोशिश करो। एक एक लायन, एक शेर है, उसकी लड़ाई किसी डॉग से करा दो, शेर तो 100% डॉग को मार देगा। लेकिन अगर 10-20 डॉग इकट्ठे हो जाए ना, तो शेर भी मर सकता है, सबको पता है। एग्जैक्टली यहाँ पर इसका एरिया बहुत बड़ा हो गया, इसका एरिया इतना बड़ा हो गया कि इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बीट कर दिया। देखो इसका आंसर कितना सरप्राइज है, मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ इसलिए। बिस्मुथीन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। देखो ये ना एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंट से निकाली हुई केमिस्ट्री है, इसलिए आपको ना रिवाइज भी करना पड़ेगा। कंपटीशन ऐसे नहीं निकलता कि बस आपने पढ़ लिया और आप आपका काम खत्म। आपको अप्लाई भी करना है, और आपको टाइमली सिलेबस पूरा करके ना इनको दोबारा से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, 2 बार का 3 बार कम से कम। फिर आपको बातें याद रहेंगी। देखो ये बात याद करने वाली है। तभी तो कहते हैं क्वेश्चंस किया करें। क्वेश्चन करके ना अपनी गलतियों की, गलती से बातें याद रहती हैं, ये बिल्कुल नेचर है, सबके साथ है। आप गलती करोगे ना, आपको याद रहेगा, यार वो गलत हुआ था मेरे से। फिर वो कंपटीशन में रॉन्ग नहीं हुआ। तो बॉलिंग पॉइंट इसका बहुत डेंजरस है, बॉलिंग पॉइंट टोटली इसका अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे वेंडेबल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बीट कर रही है। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा अटेंटिव होने की जरूरत है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। देखो कंपटीशन वाले यही चीजें भी राइज करते हैं, वहां पे हर चीज मिलेगी। अच्छे से कॉपी करो इसे। चलिए पढ़िए, देखिए मेहनत करिए, तो ऐसे नहीं होता, इतना आसान होता डॉक्टर बनना। सब डॉक्टर ना बन चुके होते। ये कहना और करने में बहुत फर्क, बहुत डेडिकेशन चाहिए। और एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो देखो लाइफ कैसे का चल जाती है, आप नहीं, आपकी फैमिली चेंज हो जाएगी। आगे जो आपकी जनरेशन है, छोटे भाई बहन है, वो सब भी पढ़ेंगे, वो बोलेंगे यार भैया सेलेक्ट हुए, हम भी होके दिखाते हैं। नहीं, हमारे भैया तो आजकल, भैया खुद ही पता मैं कहाँ हूँ। चलिए, इंस्पिरेशन तो बाद में बनेगी। पढ़िए, मेहनत करिए, करेगा। ठीक है, बातें नहीं, चुपचाप इनके रीजंस, बोर्ड एंगल का रीजन जो लिखेगा और इसको लर्न कर डालो। और नेगेटिविटी वाला रीजन टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल नहीं चलेगा। नाइट्रोजन uses hybrid orbitals while other uses atomic orbitals, almost pure p orbitals। बड़ा वो इनको रीड किया तो अप्लाई, एप्लीकेशन डॉक्टर से इसको अप्लाई करना आता है। जिस डॉक्टर की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होती है, वो डॉक्टर उतना अच्छा बन जाता है, ये नेचर है, वो पता ही है। डॉक्टर डिग्री से नहीं डॉक्टर होता सर, उसे कितना एक्सपीरियंस है, उसे कितनी प्रैक्टिस है, वही आपसे कहते हैं। चलिए, होप सो क्लियर हो गया। हमने बॉन्ड एंगल की बात कर दी, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर दी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर दी, रिड्यूसिंग करेक्टर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डिसाइडेड। चलिए अगले स्टेप पे आते हैं, अगला स्टेप डिस्कस करते हैं इसके बाद। चलिए, गोइंग टू स्टार्ट होगा ना, नेक्स्ट पॉइंट हटाऊं।
फुली एग्री है ना? नेक्स्ट इज हियर, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड्स। देखिए इनके ऑक्साइड्स की बात करते हैं। देखो ब्रिकमैन के ऑक्साइड को देखते हैं। जैसे जैसे देखो ऑक्साइड्स होते हैं। ऑक्साइड ना लोअर स्टेट में भी है, हायर स्टेट में भी। तो जब बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, जैसे मैं नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड लिख दिए। देखो मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछूंगा। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे +5 है। ठीक है, सबको दिख रहा है कि ये +3 +5। और ये दोनों ना एसिडिक ही नेचर है। एसिडिक, अम्लीय प्रकृति वाले जिसे कहते हैं ना। बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है? जल्दी, ज्यादा एसिडिक कौन है? क्यों? क्यों सेकंड वाला? उससे क्या हुआ? इससे कोई लिंक ही नहीं है एसिडिक। इसका एसिडिक से कोई लिंक नहीं है कि वो लेस स्टेबल है। इवन इट इज मोर स्टेबल। नाइट्रोजन में इनर्ट पे इफेक्ट होता ही नहीं, इनर्ट पे इफेक्ट। तो उसकी तो मोस्ट स्टेबल स्टेट हुई, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, ये रॉन्ग थ्योरी है। तो ज्यादा एसिडिक कौन है? ज्यादा अम्लीय कौन है? जल्दी बताओ। क्यों? क्यों? रीजन दो, रीजन सबसे मेन चीज। देखिए यही क्यों है ना, रीजन चाहिए ना डॉक्टर साहब। चलो कोई बात नहीं, इधर किसी ने कुछ कहना। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर N2O5 है, N2O3 नहीं है। अब सुन लीजिए क्यों। यहाँ पे स्टेट लोअर है, यहाँ पे स्टेट हायर है, ये बात सच है। पता है हायर स्टेट का मतलब क्या है? इसका साइज कैसा है? छोटा है। साइज छोटा होने से क्या होता है? नॉन मेटेलिक करेक्टर आता है। नॉन मेटेलिक, अधात्विक गुण। बताओ नॉन मेटल केमिस्ट्री में कैसी होती है? छोटी छोटी होती है। जितना किसी का साइज कम होगा, उतना नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा। और जितना नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा, उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। देखो आप ये थ्योरी लगाइए, अभी अभी नोट मत करिए, सुनिए पहले आराम से। आप मुझे केमिस्ट्री में किसी भी एसिड का नाम बताइए। कोई भी एसिड अगर होगा ना, वो किसी ना किसी नॉन मेटल की वजह से होगा। नॉन मेटल की वजह से। और नॉन मेटेलिक करेक्टर जितना ज्यादा, उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा। ज्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर के लिए साइज छोटा होना चाहिए। देखिए इस एन का साइज छोटा है। हमने पीरियोडिसिटी में सीखा था, जैसे किसी किसी एलिमेंट की स्टेट बढ़ती चली जाएगी, प्लस का चार्ज बढ़ता चला जाएगा, साइज घटेगा। तो ये वाला एन छोटा है, ये वाला एन छोटा है। देखो महसूस रटना नहीं है, इनको फील करना होता है। सोच के देखो, आराम से रिलैक्स हो। साइज छोटा, नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा। और ज्यादा का मतलब ज्यादा एसिडिक करेक्टर। तो इसका आंसर ये है, दैट इज मोर एसिडिक। अभी किसी को लिखना नहीं। एक ऐसी क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आता है, ज्यादा आयनिक कौन है? बताओ ज्यादा आयनिक कौन है? आयनिक, आयनिक गुण कंपेयर करो। अब आयनिक के लिए क्या करें पहले तो ये बताओ। हमने एक आर्टिकल सीखा था, फजान्स रूल, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। फजान्स रूल, हमने फजान रूल सीखा था। और फजान का रूल ये था कि साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन, इट डिसाइड्स द आयनिक करेक्टर। आपको पता है? देखो अब सुनो, इसका कैटायन कैसा है? छोटा। कैटायन है छोटा। आयनिक करेक्टर क्या है? आयनिक करेक्टर क्या है? कम। रिलेशनशिप डायरेक्ट है ना। आयनिक करेक्टर है कम, तो कोवेलेंट करेक्टर है ज्यादा। अब भी इसका आंसर N2O5। आ रहा है सबको समझ? बताइए। दोबारा देख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज करिए। इसको हटा देते हैं अभी। केमिकल बॉन्डिंग में आपको एक थ्योरी सिखाई गई थी। उस थ्योरी का नाम था फजान्स रूल। देखो रिवीजन किया। रिवीजन बार आप देखो, जो कोटा वोटा बच्चे पढ़ते हैं ना, इस बच्चे को टॉप करना है इंडिया। उसने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, 1 महीना पहले कर लिया हो। और वो कम से कम भी 6-7 बार रिवाइज कर लेगा अपने सिलेबस को, रिवाइज। जितना ज्यादा रिवीजन होगा ना, उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। रिवीजन में बहुत ताकत होती है, लेकिन वो तब हो पाएगा जब चीजें फंडामेंटल पहले से क्लियर हो। अब आपको फजान सूल भूले हुए हैं आप, जाके एक बार नोट्स में देखना। आपको लिखवाया था, द फजान रूल इज डायरेक्ट। फजान रूल क्या कहता है? पहली बात, द आयनिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक सिंपल सा मैथ्स है, द साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन। दिस रेशो, that ratio decides the ionic character. More the ratio, more the ionic character, less the ratio, less the ionic character. सीधी सी बात। एनायन दोनों में कॉमन है, एनायन को मत देखो, कैटायन को देख लो। इसका कैटायन छोटा है, अभी डिसाइड हुआ। अगर कैटायन छोटा है, आयनिक करेक्टर कम है, तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है। देखो मैं ऐसे बताऊं, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा। तो ये कोवलेंट करेक्टर लिखा मैंने, ये मैंने कोवलेंट करेक्टर लिखा, और ये मैंने एसिडिक करेक्टर लिखा। जल्दी किसी को कॉपी करना तो करो फास्ट में।
आप क्वेश्चन करना शुरू करें ना कि कितनी बार प्रॉब्लम होगी वहां पर। देखो हमने सारा एलिमेंट्री बढ़िया चैप्टर का हमारे कंपाउंड शुरू होते वो शुरू करने जा रहे हैं। अब रिएक्शंस आएंगी, थोड़ी सी वो चीज समझ नहीं होगी और रिएक्शन में थोड़ा लगता ही है, लेकिन उनके लिए फिर बेसिक्स चाहिए होते हैं। कुछ डी एंड एफ ब्लॉक से लिंक कॉन्सेप्ट होंगे, और डी एंड एफ ब्लॉक भी हमें करना ही है, तो देखेंगे। Because first, without knowing, acidic character is the directly proportional to non-metallic character, and non-metallic character is inversely proportional to sine. यहाँ पे covalent character, that's a covalent character, सहसंयोजी गुण। Okay. ठीक है स्टूडेंट्स, रब कर दें इसको, फाइनल हो गया। नाउ गोइंग टू स्टार्ट हियर द नेक्स्ट, नाउ कुछ कंपाउंड शुरू करने हैं हमें। हम पहले शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन से शुरुआत कर रहे हैं। नाइट्रोजन फेमस गैस इफ यू नो, N2, द फॉर्मूला नोट कर लें सब लोग। N2 से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब इस गैस से स्टार्टिंग करेंगे, बस सब ध्यान दीजिएगा। देखो नाइट्रोजन एक फेमस गैस है, वेल नोन है, नोट मत कीजिए, इट्स अ फेमस गैस। और आपको इस गैस के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, जैसे ही गैस कलरलेस होती, तो कलर नहीं है इसका क्योंकि ये एयर में है, और एयर में वो कलर नहीं अपीयर होता। अडरलेस होती है, तो इसकी स्मेल भी नहीं है ऐसी, तो अपनी स्मेल के लिए फेमस होगी। और आपको एक बात पता हो सबको, ये नॉन रिएक्टिव गैस है, इट इज कंसिडर्ड इनर्ट गैस। देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना, इसको इनर्ट गैस मानते हैं, अक्रिय गैस। बच्चे यहाँ पर देखिए, इसको इनर्ट गैस मानते हैं, इनर्ट गैस। देखो इसको इनर्ट किसने बनाया, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। देखो इनर्ट गैस बनाने में रीजन पता क्या है, जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है ये बहुत स्ट्रांग है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ट्रिपल बॉन्ड है, वैसे भी नॉन पोलर बॉन्ड है, तो जो इस बॉन्ड की हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये मेन रीजन है जो इसको क्या बना रही है, इनर्ट गैस बना रही है। देखो समझने की कोशिश करो, ये अक्रिय गैस है। जैसे आपको बात पता होगी, जैसे मार्केट में चिप्स मिलते हैं, कभी देखा आपने, जैसे चिप्स का पैकेट खोले गैस निकलती है, कहीं फील करो आप, वो गैस कौन सी होती है, वही तो गैस होती है। इस गैस को वहां पे क्यों भरा गया, इसने वो ऑक्सीजन को हटा के इसको भर दिया। ये इनर्ट गैस है, वो चिप्स खराब ही नहीं होंगे, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी, वो 10 दिन 20 दिन 1 महीना चल सकते हैं। अगर वहां पे ऑक्सीजन गैस होती ना, मान लो एयर होती, ऑक्सीजन तो बहुत रिएक्टिव होती है, वो एकदम चिप्स के मटेरियल्स को ऐसे रिएक्ट करके उसे खराब कर देती, उसमें चेंज नहीं आती, कहने का मतलब ये। तो N2 गैस के अंदर ये स्पेशलिटी है, इसका हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, इसका बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए केमिस्ट्री से कहती है इनर्ट गैस, एक्रिय गैस। अभी किसी को लिखना नहीं होगा, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, ये सबको आना चाहिए, ठीक है।
कॉमन सी बात है। कलरलेस गैस, अडरलेस गैस, कंसिडर्ड एन इनर्ट गैस, रीजन मैंने आपको दे दिया। अच्छा, हवा से हल्की होती है, लाइटर देन एयर। इसका मोलर मास 28 है, 28। बाकी एयर का तो 29 पॉइंट समथिंग है। तो हवा से हल्की है। आपने देखा नहीं, ऐसे आप किसी पेट्रोल पंप के बाहर जाओ तो लिखा होता है नाइट्रोजन, तो वो टायर में फिल करने नाइट्रोजन गैस को यूज करता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत हल्की है। ओके, इतना भी डिफरेंस नहीं है, मतलब एक तरह से वैसे रिएक्टिव भी है, ना नॉन रिएक्टिव है। तो ये बेनिफिट वहां पे मिलता है। इतनी रिएक्टिव नहीं कि ये चीज उड़ेगी, मतलब लाइटर नहीं है, फिर भी ये इसको वहां पे फिल कर रहे हैं, इसके पीछे कॉज ही है। दूसरी बात, एन टू गैस की हम बात करेंगे प्रिपरेशन की, इसे कैसे बनाते हैं। देखो, अब एन टू गैस को कैसे बनाते हैं, देखो इसके पीछे रीजन सुनो। इसका पहला एक मेथड है फ्रॉम एयर, हवा से। सबको पता है एयर में इसकी मैक्सिमम परसेंटेज है 78%। तो एयर से अच्छी कोई सोर्स ही नहीं है। कोई जानता है कि इसको एयर से कैसे अलग करें। ऐसे रूम में एयर है, यहाँ पे एन टू गैस ही बहुत सारी है। बताओ हम एन टू गैस को कैसे अलग करें, वो बताएगा। क्या करेंगे एयर का? सही कहना है, पीछे को सही बोल रहा है। पहले ही एयर को ना कंप्रेस कर दो, कंप्रेस, उसको दबा दो। दबाने से ना वो एयर क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। एक मिनट, एक मिनट, देखो मैं प्रॉपर समझा दूं प्रोसेस। आपके पास एयर है, आप उसका कंप्रेशन करो। कंप्रेशन करने का मतलब है दबाना है, तो वो लिक्विड एयर बन जाएगी। अब एयर गैस नहीं है, लिक्विड बन गई, द्रव बन गई, द्रव। सोचो, मतलब जैसे पानी होता है ऐसे बन गई। अब लगा दो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा दो। कहते नहीं प्रभाजी आसवन, डिस्टिलेशन एक मेथड होता है ना, वेल नोन है। डिस्टिलेशन लिक्विड्स को अलग कर देता है। अब यहां से सारी गैसेस अलग हो जाएंगी। एयर में से N2 अलग हो जाएगी, O2 अलग हो जाएगी, CO2 अलग हो जाएगी, ऑर्गन अलग हो जाएगी। अब बड़े आराम से आप N2 गैस को अलग कर सकते हो। तो पहला बड़ा सिंपल तरीका है फ्रॉम एयर। आपको क्या करना है, उसका डिस्टिलेशन करना। ठीक है, तो नोट कर लो। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये इनर्ट गैस क्यों है, ये तो 100% आनी ही आनी है। ये बात जरूर देखो, नोट कर लेना। इन दोनों का आपस में लिंक है। इसको इनर्ट गैस किसने बनाया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई फन बट ना हो। यस फ्रेंड्स, देखो डाउट नहीं होना चाहिए। इट इज सेड टू बी इनर्ट गैस, इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस कहने के पीछे रीजन क्या है? और बड़ा सिंपल तरीका है, इसको एयर से बना लीजिए, हवा से बना लीजिए। पहले एयर को कंप्रेस कर लीजिए, कंप्रेशन करके इसको लिक्विड बना लीजिए। उसके बाद डिस्टिलेशन अप्लाई करके आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं आता। बड़ी नॉर्मल सी केमिस्ट्री, कैन टू गैस को कैसे हम बनाए। अब कर दूं? चलो नेक्स्ट हेडिंग इज, कीजिए, नोट कीजिए फटाफट, जो भी चीज अच्छी लगे वो नोट किया करें, बाकी चीज ड्रॉप कर दिए। कलरलेस है, अडरलेस है, ये तो दो कॉमन सी बात है। इनर्ट गैस क्यों है, ये सबसे मेन चीज है। और इसको एयर से कैसे बनाएंगे, आपके सामने ये भी रीजन है।
और आपको एक बात पता हो, जब डिस्टिलेशन लगाते हैं ना तो हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, वन बाय वन। पहले एक कंपोनेंट मिला, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा। एक बात और है, ये फर्स्ट कंपोनेंट होगा, ये भी ध्यान रखना। देखो बच्चों, आपने डिस्टिलेशन लगा के इसको अलग तो कर ही लिया, इट विल बी द फर्स्ट कंपोनेंट, सबसे पहला कंपोनेंट। पता क्यों? क्योंकि करेक्ट में लाइटर नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसका कवथनांक सबसे कम है। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो ये सबसे पहले मिलेगी आपको। तो इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑब्टेन ऑन डिस्टिलेशन। आई थिंक क्लियर ये बहुत बड़ी बात है। देखो ये सब चीजें ना, एप्लीकेशन करो यार। देखो आपको इतना आसान लगेगा ना, आप शुरुआत तो करो एक बार। आप लड़ाई की शुरुआत ही नहीं कर रहे, पिटते जा रहे हैं आप तो, जितना मर्जी पीट लो दर्द ही नहीं हो रहा। एक भी तो आप भी तो हाथ चलाओ थोड़े बहुत। चलिए, सेकंड इज एयर फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट, देखो ये सुपर मेथड, ग्रेट ग्रेट मेथड है। अल्टीमेट एक रिएक्शन आएगी, देखो इसको डिस्कस करेंगे। आप मुझे को बताया, व्हाट इज द फॉर्मूला अमोनियम डाइक्रोमेट? कुछ पता है किसी को? आप बताओ फॉर्मूला अमोनियम डाइक्रोमेट। किसी को पता? बताए, इधर बैठे हैं बॉयज, पूरी क्लास में किसी को पता फॉर्मूला अमोनियम डाइक्रोमेट? वो सिंपल है, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। नोट मत कीजिए, इसको बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। देखो अभी लिखेगा नहीं, डाइक्रोमेट ये आयन होता है, ऐसे ही मैंने पूछ लिया था, है तो कुछ भी नहीं चीज। और अमोनियम इससे कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट। अब सुनिए, सुनो, अब हमें इससे N2 गैस चाहिए ना, हम इसकी हीटिंग कर देते हैं। देखो हम इसकी हीटिंग कर देते हैं, हीटिंग, इसको ना गर्म करेंगे। देखो इसकी हीटिंग करने से क्या हो, ध्यान देना, इसकी हीटिंग करने से क्या हो, यहाँ पे ना N की सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। सबको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इस कंपाउंड में दो पार्ट है, एक ऑक्सीडाइजिंग और एक रिड्यूसिंग। देखो आपस में रिएक्शन होगी, क्रोमियम बोलेगा मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा, एन बोलेगा मैं इसको रिड्यूस करूंगा। और मैंने आपको क्लास में बहुत बार बता दिया, जब किसी का ऑक्सीडेशन हो ना और उसकी स्टेट नेगेटिव हो, आफ्टर ऑक्सीडेशन बिकम्स जीरो। देखो आपका काम हो गया, आपको N2 गैस लगे, नेगेटिव वाले का जीरो बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी स्टेट डाउन होगी। अभी आप डी एंड एफ ब्लॉक में बढ़ोगे, इसकी +3 स्टेट मोस्ट स्टेबल होती है। इसका मतलब ये अपने आप को क्रोमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा, और साथ में पता क्या बनेगा? वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। देखो ये रिएक्शन प्ले करेगा, नेगेटिव वाले की स्टेट जीरो हो गई, उसकी स्टेट डाउन हो गई। देखो एक का रिडक्शन हो गया, एक का ऑक्सीडेशन। कितना सिंपल। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीटअप करना पड़ रहा है, और आपकी देखो प्रिपरेशन पूरी। एक बात और सुनो, देखो जो बहुत काम की बात है, आपको किसी को पता है डाइक्रोमेट किस कलर के होते हैं? कभी लैब में देखिए आपने? रेड ऑरेंज कलर, इनका कलर होता है रेड ऑरेंज। ये कलर याद कर लीजिएगा। और क्रोमियम +3 स्टेट में हमेशा ग्रीन कलर का होता है। देखो ये बिल्कुल केमिस्ट्री में फिक्स है, क्रोमियम कभी भी देख लो, अगर +3 स्टेट में है तो पक्का ग्रीन कलर का मिलेगा, ग्रीन कलर का। ये ग्रीन, जैसे आप मार्केट में ग्रीन पेंट लेकर आओ, कोई भी ग्रीन कलर, जैसे रंगोली के रंग होते हैं ग्रीन कलर, होली के रंग ग्रीन कलर, उसमें 100% क्रोमियम होगा। क्रोमियम +3 ग्रीन कलर का होता है। और देखो सुनो, इस रिएक्शन का यूज बताएं। इसको यूज करते हैं फायर वर्क्स में, जैसे अभी दिवाली गई है, कोई पटाखे छुड़ा रहा है, आप देखो जैसे कोई बॉम्ब वगैरह है, इसमें कोई ग्रीन वोल्केनो बन रहा है। ऐसे अनार होते हैं ना, इसमें ग्रीन वोल्केनो बन रहा है, ऐसे ग्रीन कलर की चीज निकल रही है, ग्रीन। अगर वो हरा रंग आ रहा है ना, वो पक्का इस कंपाउंड की वजह से होगा। उस बॉम्ब के अंदर, उस पटाखे के अंदर ये वाला केमिकल पार्टिसिपेट कर रहा होगा, बिल्कुल श्योर है। इट इज यूज इन फायर वर्क्स। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि किसको फायर वर्क्स में यूज करते हैं, इनमें से कौन सी रिएक्शन फायर वर्क्स में यूज होती है? फायर वर्क्स में ये रिएक्शन यूज होती है टू प्रोड्यूस ग्रीन वोल्केनो। इट इज यूज इन फायर वर्क्स टू प्रोड्यूस ग्रीन वोल्केनो। बहुत ही काम की रिएक्शन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोबारा देख लो, ये +6 स्टेट, ये -3 स्टेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन, लड़ाई हो गई आपस में। वो कह रहा है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, वो कह रहा है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वो इसकी स्टेट अप कर रहा है, वो इसकी स्टेट डाउन कर रहा है। अप हो गए नेगेटिव वाले की जीरो बन गई, और डाउन होगी +6 से +3 बन गई। +3 में आते कलर ग्रीन आ गया, सबसे मेन बात है कलर ग्रीन आ गया। इससे बढ़िया बात क्या होगी? हरा रंग आ गया। इस रिएक्शन को फायर वर्क्स में यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस ग्रीन वोल्केनो।
दैट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस ग्रीन वोल्केनो। सुपर्ब केमिकल रिएक्शन, अच्छे से आए, आने की पूरी पूरी होप है। और एक बात और सुन लो, ये रिएक्शन ना एंडोथर्मिक है, इसका डेल्टा एच ना पॉजिटिव है। सबको पता है कि इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, बिना गर्म करे ये काम होगा नहीं। तो पता है फिर ये रिएक्शन क्यों हुई है, फिर ये हो कैसे गई, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे बनी रही है रिएक्शन फिजिबल? पता है इसे किसने बनाया फिजिबल? एंट्रोपी ने। इसे कहते हैं एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शन। पता है इसको एंट्रोपी ने कैसे फायदा किया? आप बताओ, आपने यहाँ पे कितने मोलिक्यूल लिए थे? एक। और मिल कितने रहे आपको? एक। एक ये और चार ये, 6 मोलिक्यूल मिल रहे, एकदम नंबर ऑफ मोलिक्यूल बढ़ गए। इतने सारे मोलिक्यूल बनने का मतलब है एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस है। अब आप कॉपी करेंगे। कॉल कर देना। कॉल कर आपको 5 दिन के क्लियर सो फार? सो दैट मस्ट बी फाइनल टू यू। इस रिएक्शन को फायरवर्क्स में यूज करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस, बातें नहीं है। एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस यूज इन फायरवर्क्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन वोल्केनो आपके सामने क्लियर है। कभी भी ग्रीन वोल्केनो प्रोड्यूस करना हो, उस पर्पज से रिएक्शन को यूज करते हैं। फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट, ये आना चाहिए, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। NH4 whole 2 Cr2 फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्री है ना? डन। नेक्स्ट मेथड इज, अब करें। नेक्स्ट इज लैब मेथड। देखो आपको इसका लैब मेथड सिखाते हैं कि लैब में कैसे बनाई जाती है N2 गैस। देखो ये सब प्रिपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल की रिएक्शन से मिलनी है। अब देखो लैब मेथड समझना। लैब मेथड में हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को ना सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट करते हैं। देखो ध्यान देना, इन दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं, इनमें आपस में ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए सुनिएगा, इनमें आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। चलो, अब देखो एक बड़ी काम की बात है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, देखो हम ना इस कंपाउंड को ना हीट अप करते हैं। देखो इस कंपाउंड की हीटिंग, देखो ना सब, देखो अटेंशन देगा ना, इसकी हीटिंग करने से क्या होता है, यहाँ पे ना इनकी सबसे कम स्टेट है, यहाँ पे इनकी हायर स्टेट है। देखो स्टूडेंट सब सुन ले, यहाँ पे एन की सबसे कम स्टेट, यहाँ पे एन की हायर स्टेट। देखो समझना, आप पहले बात का मेरे को आंसर दो। अगर एन की सबसे कम स्टेट है तो वो कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये हायर है, ना तो हाईएस्ट ना लोवेस्ट, बीच में लाई कर रही है, तो दोनों काम करेगा ना। लेकिन जब ये रिड्यूसिंग है तो वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजर। ये बात दिमाग में आ रही? जेन्युइन बात है बिल्कुल। अब देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, लड़ाई एन की एन के साथ हो रही, वो कह रहा है मैं इसको ऑक्सीडेशन करूं, वो कह रहा है मैं इसका रिडक्शन करूं। पता है ऐसे केस में क्या होता है, इनका एवरेज निकालो, पता है इन दोनों का एवरेज कितना होता है? जीरो। दैट्स वाई यहाँ पे क्या बनेगी? N2, क्योंकि N2 में भी स्टेट कितनी आती है? जीरो आती है। देखो क्लियर मैथ्स है। इस रिएक्शन को पता क्या बोलते हैं? कॉम्प्रोपोर्शनेशन। एक होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, हमने सीखा है,
ये होता है कॉम्पोर्शनेशन। कॉम्पोर्शनेशन में दोनों एलिमेंट, सुनो, दोनों एक ही स्टेट अचीव कर लेते हैं। दोनों मिलके एक ही स्टेट अचीव कर रहे हैं, इसे कहते हैं कॉम्पोर्शनेट होना। और एक होता है डिस्प्रपोर्शनेट, एक एलिमेंट दो अलग अलग स्टेट अचीव कर लेता है, तो इसका नाम है कॉम्पोर्शनेशन। इसका नाम है कॉम्पोर्शनेशन, ये आना चाहिए आपको। इसे कॉम्पोर्शनेट बोलते हैं। ओके, इसे कॉपी कर लो प्लीज। अल्टीमेट मेथड है, इसको बोलते हैं लैब मेथड, ग्रेट ग्रेट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, लैब मेथड कहते हैं इसको। लेबोरेटरी में कैसे बने, प्रयोगशाला में कैसे बने। बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत काम की, हर साल आती है। आप इन्हें करेंगे ना, सीधा आपका सिलेक्शन की केजीएमसी लखनऊ में होगा। टॉप कॉलेज मिलेगा आपको यूपी का। एक तो सिलेक्शन, उसके बाद भी कॉलेज मिल रहा है सबसे अच्छा कॉलेज। आपको खुद ही ट्रस्ट नहीं होगा मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। अप्लाई करिए, एप्लीकेशन चाहिए। आपका टेस्ट सीरीज चल रही है, लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, देखो। तो टेस्ट सीरीज क्यों करी जाती है पता है? अपनी अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए ना, इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। तो आप इस ट्रैक पे चलिए। और आपको लगे ना चीजें बहुत महंगी है, तो ऐसा नहीं है, इकोनॉमिकल चीजें भी है, ऑनलाइन देखिए, बहुत सस्ता भी है, आप उनको फॉलो कर लीजिए। आपको हर चीज की बुक नहीं खरीदनी है, ऐप से आप ऐप डाउनलोड करिए, दुनिया भर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इससे बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन। एक होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक होता है कॉम प्रोपोर्शनेट। कॉम प्रोपोर्शनेट में कोई चीज दो दो एक एलिमेंट की दो स्टेट मिलके एक ही स्टेट अचीव कर लेते हैं, दैट इज टर्म्ड एज कॉम प्रोपोर्शनेट। चलिए स्टूडेंट्स रब करें इसको। नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम मेटल एजाइड। फ्रॉम मेटल एजाइड, उसको मेटल एजाइड कहते हैं, मेटल एजाइड। एजाइड ना एक आयन होता है तीनों। एजाइड इसको बोलते हैं N3 नेगेटिव। देखो इसका नाम एजाइड होता है, एजाइड। एजाइड ना नाइट्रोजन को हिंड भी करता है। देखो ये होता है मेटल एजाइड, जैसे सोडियम एजाइड। देखो ये मेटल एजाइड है। बेरियम एजाइड, देखो ये मेटल एजाइड है। इनको मेटल एजाइड्स कहते हैं। आप ना इनकी हीटिंग कर दीजिए। देखो बच्चों, इनकी हीटिंग कर दो आप। आपने मेटल एजाइड की हीटिंग कर दी, बस ध्यान दीजिएगा। देखो सब, देखो देखो आपको सिखाते हैं एजाइड की हीटिंग करने से क्या होता है। आप एक काम करिए, पहले ना इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इट इज कंसिस्ट ऑफ N2 + N नेगेटिव। देखो N2 सबको पता है ऐसे होती है, और पता है N नेगेटिव के साथ क्या बनता है। N नेगेटिव से इसको बनाना पड़ता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो सुनिएगा ध्यान से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बन पाएगा, तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा। आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में कराया था। आजकल पता क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ना एरो से नहीं दिखाया जाता, कैसे दिखाते हैं, प्लस माइनस। याद है आपको थ्योरी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इनडायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है। इसको एक का लॉस हो रहा है, उसको एक का गेन हो रहा है। चलिए यहाँ तक की बात डाइजेस्ट हो गई। और प्रॉब्लम पता क्या आई, बॉन्ड बंद हो गया। बॉन्ड तो बन गया, लेकिन पता है एन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, प्लस पॉजिटिव। इसे कहते हैं अनफेवरेबल चार्ज। इस चार्ज का नाम होता है अनफेवरेबल। ये चार्ज इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है इससे क्या होता है? देखो मैं एक वर्ड बोलूंगा, उसको सीखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत काम आएगा। इसके अंदर आ जाती है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप, लिविंग का मतलब होता है छोड़ने वाला, छोड़ के चला जाए, उसे कहते हैं लिविंग ग्रुप। आप में से क्लास में कोई छोड़ के चला गया, लीव कर गया, लिविंग ग्रुप, दैट्स ऑल। तो लीव करना मीन्स छोड़ने वाला है। देखो इस ग्रुप के अंदर ना छोड़ने की एबिलिटी याद हो। अब अगर हम हल्का सा इसे गर्म करेंगे ना, देखो हम भी जानबूझ के पुश कर रहे हैं, अगर हम हीटिंग करेंगे ना, ये टूटेगा यहाँ से पक्का। इसमें से N2 बाहर निकल के आ जाएगी। N2 बाहर आ जाएगी पक्का, क्यों आएगी? क्योंकि चार्ज उसके ऊपर प्लस है, चार्ज उसका अनफेवरेबल है। वो चार्ज है जो उसको पसंद ही नहीं है। सोडियम अलग हो जाएगा बेचारा। हम यही तो चाहते थे। देखो देखो हमारा एम अचीव हो गया। बैलेंस बैलेंस कर लेंगे अलग बात, देखो N2 गैस कर गया, और क्या चाहिए। एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ भी नाइट्रोजन परेशान है, देखो तभी तो हमने हीटिंग की, जानबूझ के हीटिंग की। इसमें से N2 बाहर आ जाए, देखो N2 टूट के बाहर आ गए। मेटल अलग होगी, मेटल क्या करती है, मजबूर है वो तो। हमने हीटिंग करके ऐसा किया, देखो हमें N2 मिल गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम मेटल एजाइड कहते हैं इसको, एजाइड। अच्छे से आना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, प्रिपरेशन हमारी N2 की सारी कंप्लीट हो गई। प्रिपरेशन यही है,
इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं हो बिल्कुल भी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो N2 गैस को बनाते कैसे हैं, दैट मस्ट बी फाइनल टू हो। इसको मेटल एजाइड कहते हैं। मेटल एजाइड की हीटिंग करने से ऐसा होता है। जब भी आप किसी मेटल एजाइड की हीटिंग करेंगे तो ये प्रोसेस क्लियर होगी। सब बच्चे एग्री? ठीक है, कुछ जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो, कोई फिर बट ना हो। आप किसी मेटल एजाइड की हीटिंग करके उसको डिकम्पोज करके N2 गैस को बना सकते हैं। और ये लिविंग ग्रुप देखना, ये वर्ड तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी बार आएगा कि आप भी यूज टू जाएंगे। ठीक है बच्चे, डाउट तो नहीं किसी को, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए इसके बाद शुरू होती है इसकी प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुका हूँ। कलरलेस गैस है, अडरलेस गैस है, लाइटर देन एयर है, पानी में इंसोल्युबल N2 गैस। अब शुरू करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सीधा। देखिए, अदर केमिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अल्टीमेट है जो डिजर्विंग है आने के पूरे पूरे चांस। जैसे इसकी वन ऑफ द बेस्ट केमिकल रिएक्शंस है ऑक्सीजन के साथ। देखो अभी नोट मत करना प्लीज जरा, इस रिएक्शन के अंदर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हिडन है, आने के पूरे पूरे चांसेस है। N2O2 मिलके ना NO बनाते हैं। देखो सुनना पहले एक मिनट, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। बैलेंस बैलेंस में कर देता हूँ। ये रिएक्शन है वैसे रिवर्सिबल होती है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। देखो सुनो, एक बड़ी काम की बात पता क्या है? जो सबसे मेन चीज जो कंपटीशन में राइज करने वाले हैं। देखो आप सब बायो वाले बच्चे बैठे हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट या बायो वाले हैं। किसी को पता है, आपने कहीं पढ़ा है बायो में रिएक्शन कब होती है? बायो में कुछ प्लेस बताओ जहाँ पे रिएक्शन होती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे रिएक्शन प्ले करती है। ये रिएक्शन हमेशा नहीं हो सकती। N2 गैस जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है। ये रिएक्शन होती है नाइट्रोजन साइकिल में। आप कभी नाइट्रोजन साइकिल पढ़िएगा, कभी ना कभी 9-10 में आते हैं जैसे टॉपिक में। उसकी पहली केमिकल रिएक्शन एक होती है। और ये रिएक्शन पता कब होती है? ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब बिजली चमकती है ना, तब ये रिएक्शन प्ले करती है। इस रिएक्शन करने के लिए पता नहीं कितना हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। 2000 केल्विन, 3000 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत होती है। और जब बिजली चमकती है तो इतना हाई टेम्परेचर होता है, तो N2 गैस रिएक्ट करती है। देखो मैं सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब बातें बोलने की जरूरत क्या है? इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि ये गैस टोटली समझो इनर्ट ही है, इतने हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रही है। वरना ऑक्सीजन से कोई भी रिएक्शन बड़े आराम से कर ले। आप कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओ, एकदम हो जाएगी। सल्फर की रिएक्शन कराओ, एकदम हो जाएगी। किसी को नहीं चाहिए इतना हाई टेम्परेचर। लेकिन N2 एक सिंगल गैस है जिसको इतना हाई टेम्परेचर चाहिए। और एक बात और है, ये सब रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक हीट निकालने वाली। लेकिन ये अकेली रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। ये सब कंपटीशन में आता है। ये सारे आपके एमसीक्यूज बनते जा रहे हैं। और वो इस बात को राइज करेंगे क्यों, असर्शनिज्म पूछेंगे क्यों। इसका मतलब ये गैस कैसी है? इनर्ट, एक्रिय। तभी तो ये रिएक्शन नहीं कर रही थी। इसका इंटरेस्ट क्रिएट करने में हमें इतना हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। बहुत काम की रिएक्शन, बहुत ही काम की। एक और बड़ी फेमस रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ। इसमें अमोनिया बनती है। इसको भी हम इस टॉपिक के बाद करने वाले हैं। इसको हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, अभी करने वाले हैं, इस टॉपिक के बाद करेंगे। इसको तो चलो डिस्कस भी नहीं करते, इसको ड्रॉप कर देते हैं। एक N2 गैस की बड़ी अच्छी रिएक्शन है ये लिथियम के साथ और मैग्नीशियम। दो रिएक्शन ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा। इसमें इनके नाइट्राइड बन जाते हैं। ये एस ब्लॉक से लिंक है। इसमें इनके नाइट्राइड बन जाते हैं, नाइट्राइड। लिथियम एक सिंगल एल्कली मेटल है जो इसके साथ रिएक्ट करती है। वरना कोई भी एल्कली मेटल इससे रिएक्ट नहीं करती डायरेक्टली। और एक आएगी, ये दोनों नाइट्राइड बनाते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज इतनी थी। यूजेस की बात करें तो नाइट्रोजन का बेस्ट यूज सबको पता लगी है। एक तो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में काम आना।
एक नाइट्रोजन का यूज और भी है हमारा, जैसे फर्टिलाइजर, यूरिया, यूरिया बनाने में काम आना, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है नाइट्रोजन में। और एक तीसरा यूज हो रहा है कूलिंग करना, कूलिंग, कूलिंग इफेक्ट, नाइट्रोजन को कूलिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सीएफसीज यूज करते हैं, नाइट्रोजन भी कूलिंग करने में काम आती है, क्योंकि ना नाइट्रोजन हीट को लेके उसको अपने अंदर ना कंज्यूम कर लेती है, अपने बॉन्ड तोड़ने में कंज्यूम कर लेगी, तो ये कूलिंग करने में भी काम आती है। तो ये इसके दो तीन यूजेस है, ये सबको आए अच्छे से, लो आप नोट कर लो, लिख लो, रिएक्शन लिख लो। ऑक्सीजन रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि कोई भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करे ना तो अपने में से हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन नाइट्रोजन एक सिंगल गैस रिएक्शन कर रही है लेकिन उसको हीट दे नहीं पड़ रही। इसका मतलब नाइट्रोजन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसका रिएक्शन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी उससे नाइट्राइड्स फॉर्म की, लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, दो ऑर्डिनरी सी रिएक्शन है। और यूजेस देख लो आप, इनर्ट एटमोस्फेयर को बार बार कह रहा हूँ, उसका रिसर्च में बहुत यूज है। आप लोग भी देखना, जब डॉक्टर बनेंगे ना तो ऑपरेशन क्या करेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजन की, मेडिकल कॉलेज में तो बताएंगे आपको। यूरिया बनाने में यूज होता है, यूरिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, हम लोग खाना वाना कहाँ से खाएंगे, जितनी भी एग्रीकल्चर है सब यूरिया के ऊपर डिपेंड है। जो एग्रीकल्चर से लिंक लोग हैं उनसे पूछ के देखो उनके लिए यूरिया कितना इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट कूलिंग होता है, नाइट्रोजन कूलिंग करने में काम आती है। ठीक है, ये इसके तीन बेस्ट यूजेस, यूजेस ही पता होने चाहिए आपको, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज तो है ही नहीं। तो इनके डाउट्स लेकर आओ सब लोग, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिसमें आपको डाउट आएंगे। जी हाँ, टू वाला सेक्शन हमारा ओवर हो गया, दैट्स फिनिश्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, अब करें। नेक्स्ट हेडिंग जाओ अमोनिया, इसके बाद डिस्कस करेंगे अमोनिया के बारे में, अमोनिया, अब कर दें, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जाओ अमोनिया, अमोनिया का डिस्कशन करते हैं। बातें नहीं स्टूडेंट्स, चलिए रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट आर्टिकल आओ अमोनिया। अब डिस्कस करते हैं अमोनिया के बारे में कि अमोनिया बेसिकली कैसे बनती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो लिखना बंद कर दीजिए। अगर आपको अमोनिया बनानी है, एक तो बड़ा सिंपल तरीका है, उसका नाम है हैबर्स प्रोसेस। जैसे भी कल परसों आया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, याद है? बताओ कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम क्या बनाते थे, बॉयज से पूछ रहा हूँ मैं, बॉयज बॉयज सबसे क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनाते थे, संपर्क विधि से क्या बनाते थे? छोड़ो, गर्ल्स को पता है, हमारी फर्स्ट रो को पता है, चार लोग बैठे हैं शुरू में, नोट्स मत देखिए ना, नोट्स घर पे देखिए, अगर यहाँ देख के बताएंगे तो क्या चीटिंग मत करिए। बताया किसी को पता? सल्फ्यूरिक एसिड, आज हम बना रहे हैं अमोनिया, इसको बनाते हैं हैबर प्रोसेस से, हैबर, नोट मत कीजिएगा। देखो अमोनिया बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से बनती है अमोनिया। वैसे ये रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर आप देखें रेडॉक्स रिएक्शन है, एन की स्टेट डाउन हो रही है और हाइड्रोजन की स्टेट यहाँ पर क्या हो रही है, अप हो रही है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन है, सुनिएगा ध्यान से, रिडक्शन ऑक्सीडेशन यहाँ पे चल रहा है। प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, देखो एक प्रॉब्लम क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय, सबको ये सिंबल दिख रहा हो, और हमें चाहिए इसका गुड यील्ड, तो हम क्या करें बताओ, इसके मैक्सिमम उत्पाद के लिए क्या करें, कैसा प्रेशर है, हाई, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। देखो हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी, प्रैक्टिस नहीं करती है ना, लीच प्रैक्टिस प्रिंसिपल लगाना है। जब रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है तो आप टेम्परेचर कम से कम देंगे, और प्रेशर कैसा होना चाहिए, मस्ट बी हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा यहाँ पे कैटलिस्ट लेना पड़ता है, यहाँ पे कैटलिस्ट होता है आर एन एफ सी, ये इसका उत्प्रेरक है, एफ यहाँ पे कैटलिस्ट है। एंड टू गैस बहुत कम जस्ट स्लो रिएक्ट करती है ना, पता है ना, रिएक्टिव तो होती नहीं, तो यहाँ पे एफ हमने एज अ कैटलिस्ट लिया हुआ है। और आपने एक बात कभी और सुनी होगी,
एक लेना पड़ता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं प्रमोटर, दैट इज मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम ये एफ के साथ लेना पड़ता है, ये प्रमोटर होता है। प्रमोटर का काम होता है कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ाना। देखो ऐसा कितनी बार होता है, कैटलिस्ट जो होता है ना अकेले वो अपने आप में कैपेबल नहीं होता, कैटलिस्ट को भी हेल्पर चाहिए होता है। आप एक डॉक्टर बन गए, सुनो पहले, आप एक डॉक्टर है, ठीक है, आपको किसी का ऑपरेशन करना है, आप अकेले नहीं है, आपके साथ चार डॉक्टर जूनियर साथ रहेंगे आपकी हेल्प के लिए। अब ये नहीं अकेले आप ही लगे पड़े, हो ही नहीं सकता। वो आपकी हेल्प करेंगे, हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, फिर लोग टीम बन के काम होता है। ऐसे ही यहाँ पर होता है, कितनी बार कैटलिस्ट को भी हेल्पर चाहिए होता है। ये ना सरफेस केमिस्ट्री में सिखाते हैं, एक ब्रांच आती है सरफेस केमिस्ट्री, उसको ना अब नीट ने आउट कर दिया, सिलेबस में नहीं है, वरना आपको ये बात वहां सिखाते हैं कैसे एफी कैटलिस्ट है, कैसे ये प्रमोटर है। तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, याद कर लेना, थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ रहा है, और हाई प्रेशर लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक मेथड हुआ हमारा, इसका नाम है हैबर्स प्रोसेस। दूसरा मेथड, दैट इज सुपर्ब मेथड, ग्रेट ग्रेट मेथड। ये मेथड कैसे ग्रेट है देखो, आपने कभी लैब में प्रैक्टिकल्स भी किए हो। आप ना को भी अमोनियम सॉल्ट लो, अमोनियम सॉल्ट, और उसमें कोई एल्कली मिला दो, अच्छा, आपको गारंटी से अमोनिया मिले। देखिए सुनिएगा, अमोनियम सॉल्ट से एल्कली, देखिए क्या होता है, ये होते हैं अमोनियम सॉल्ट, जैसे अमोनियम क्लोराइड। देखो ये अमोनियम सॉल्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, देखो एन के ऊपर प्लस चार्ज है, और ये अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल, टेंशन हो रही है इनको, बस इसी बात का फायदा उठाओ। आप इसमें एक एल्कली मिला दो, बताइए एल्कली क्या करेगा, देखो इसमें से एच प्लस को छीन लेगा, और ये एच को निकालना भी चाहता है। अमोनियम कह रहा है मुझे एच निकालना भी है, मुझे चार्जलेस बनना है, एच ओ एच मिलकर एच टू बना लेंगे, NaCl बन जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमें क्या मिल जाएगी, अमोनिया। देखो ये बहुत काम की बात, ये केमिस्ट्री में यूनिवर्सल फैक्ट है, अगर आपके पास कोई भी अमोनियम सॉल्ट है, ये अमोनियम है, और आपने अमोनियम में एल्कली मिला दिया, तो गारंटी से अमोनिया बनेगा, 100%। आप कभी देखना जहां पे लैब में अमोनियम सॉल्ट रखे होते हैं ना, वहां पे स्मेल आती रहती है, वो अमोनिया की स्मेल होती है, अमोनिया की पेंजेंट स्मेल होती है बहुत ज्यादा। ओके, ऐसे कोई भी रिएक्शन लिख लो आप, कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लो, वैसा पीछे बातें नहीं, और उसमें एल्कली मिला दो, एल्कली। देखो एल्कली यही काम करेगा, H प्लस को निकालेगा, और आपका एम अचीव हो जाएगा, आपको अमोनिया मिल जाएगी। तो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। ये रिएक्शन अमोनिया बनाने की रिएक्शन है, इससे अमोनिया बनाई जाती है। ठीक है, बहुत काम की। एक तीसरा मेथड है, आपको पता है ना अमोनिया की पंजेंट स्मेल आती है, और जो यूरिन में से स्मेल आती है ना, यूरिन, या पीछे पहले बोल रहे, जो यूरिन से स्मेल आती है ना, वो अमोनिया की होती है। देखो कैसे, देखो थोड़ा समझाते हैं, ये सब मेडिकल साइंस से कनेक्टेड बातें हैं। यूरिन, पता है यूरिन में क्या होता है, यूरिन में यूरिया होता है, यूरिन बड़ी यूरिया की वजह से है, हमारे यूरिन के अंदर यूरिया है। ये यूरिया है ना, ये एयर ए कांटेक्ट में जब आता है ना, जैसे ये एयर ए कांटेक्ट में है, अब एयर में ना दुनिया भर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो वो क्या करते हैं, वो इसको चेंज करके अमोनियम कार्बोनेट बना देते हैं, ये अपने आप हो जाता है। और अमोनियम कार्बोनेट में एन के ऊपर क्या चार्ज है, एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नहीं खैर, अमोनियम टूटता रहता है अपने यहाँ, अमोनियम वो है ना पॉजिटिव चार्ज है, डिकम्पोज होता रहेगा, जब डिकम्पोज होता रहेगा तो यहाँ से अमोनिया बनती रहेगी। जब ये यूरिन में से स्मेल आती है, वो स्मेल होती है वो अमोनिया की होती है, पंजेंट स्मेल, पता ही है आपको सबको। और यहाँ पे ये सब बाय प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे, इनका कोई रोल नहीं है, सबसे मेन है यहाँ पे अमोनिया बनती रहेगी। तो यूरिन से भी अमोनिया बन जाती है, हैबर प्रोसेस से अमोनिया बन जाती है, अमोनियम सॉल्ट में एल्कली मिलाने से अमोनिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत काम आएगा हमें। तो जल्दी से कॉपी करो इसको भी क्विक। ये अमोनिया बनाने के 3 मेथड है, अल्टीमेट मेथड, देखो हमने सारे स्टडी कर लिए, आगे इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इससे।
ये अमोनिया बनाने के 3 मेथड है। तीनों प्रिपरेशन हमारी पूरी हो गई। अमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हैबर प्रोसेस और एक यूरिन से कनेक्टेड बात बता दी मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स। एल्कली, अमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली, एल्कली को क्षार कहते हैं ना, तो इससे अमोनिया बन जाती है। पर ये आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हो तो उसका आइडिया हो जाता है। और एन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसके लिए अनफेवरेबल चार्ज है। ये इन रिएक्शन के ड्राइविंग फोर्सेस है। दोनों रिएक्शन ऐसे होंगे। तो बताओ क्या चीज समझ नहीं आ रही, बोलो। प्रोमोटर, जो प्रमोट करता है, प्रमोटर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को भी प्रमोटर, इसको वर्धक कहते हैं हिंदी में ना, उत्प्रेरक वर्धक, कैटलिस्ट प्रमोटर। एक्टिवेटर कह दो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, अब करें। ओके, इसको अब कर रहा हूं मैं ना। डिसाइडेड। नेक्स्ट इज हियर फिजिकल प्रॉपर्टीज। द नेक्स्ट इज कॉल्ड हियर, अभी कॉपी नहीं करता क्या? नथिंग है। टॉपिक इज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो पहली बात, अमोनिया की स्मेल, पंजेंट स्मेलिंग गैस, अपनी स्मेल के लिए फेमस है। पंजेंट स्मेलिंग गैस, सुनिएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ये पानी में हाईली सोल्यूबल है। ये बड़े आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। तो ये पानी में हाईली सोल्यूबल गैस है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तीसरी बात सुनो, देखो अमोनिया के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है। आ, चलो दो बातें क्रूशल, पंजेंट स्मेलिंग गैस, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, नो डाउट ये। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, लाइटर देन एयर भी कह सकते हैं, लाइटर देन एयर। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ना, देखो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अमोनिया में इनके पास लोन पेयर है। देखो, लोन पेयर ने इसको बेसिक बना दिया, बेसिक, अक्षारीय प्रकृति, ये बेसिक ही नेचर होती है। लोन पेयर ने इसको लाइगेंड बना दिया, लाइगेंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वहां पे लिगेंड्स लाइगेंड्स एक ही बात होती है, ये भी आप पढ़ेंगे। एज ए लाइगेंड काम करती है ये, बेसिक ही नेचर है, एज ए लाइगेंड काम करती है। एन की सबसे कम स्टेट है, नेचुरली कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। देखो तीन तरह से इसको रिएक्शन में यूज करेंगे, बेस की तरह यूज करेंगे, एज अ लाइगेंड यूज करेंगे, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। देखो मैं आपको तीनों का एक एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ। जैसे रिसेंट लेक्चर में हमने बहुत बार ना अमोनिया की रिएक्शन HCl के साथ स्टडी की, तो जानता है इसमें क्या बनता है? बहुत बार डिस्कशन यहाँ पे हो चुकी है। NH4Cl, क्यों रिएक्शन हुई है? ये क्यों रिएक्शन हुई? अमोनिया कौन थी? एक बेस, बेस ने यहाँ से क्या करा? H प्लस को ले लिया, फॉर्मिंग अमोनियम को, राइट। देखो बेस से रिएक्शन एसिड के साथ करनी। और आपको याद है भी, कल परसों भी लेक्चर आया था, ये व्हाइट फ्यूम्स होती हैं। और वो फ्यूम्स कैसी होती हैं? डेंस व्हाइट फ्यूम्स, बहुत ज्यादा घनी होती है, ज्यादा घनत्व वाली। ये बहुत रिएक्शन काम आती है, बहुत ही काम की रिएक्शन है। एक और काम सुनो, देखो देखो, हम आपको देते हैं प्रूफ ऑफ लाइगेंड। आपने कभी सुना है सबने कि AgCl का बड़ा फेमस व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, सफेद अवक्षेप। और अमोनिया में क्या होता है? सोल्यूबल। क्यों होता है सोल्यूबल? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। अब जल्दी आपकी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी स्टार्ट होगी तो सीख जाओगे इन सब बातों को। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है। और जब भी सिल्वर एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए ना, हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 2 आता है, हमेशा 2 आएगा। ये व्हाइट पीपीटी है, ये एक सफेद अवक्षेप है, और ये अमोनिया में सोल्यूबल है। देखो ये अमोनिया में सोल्यूबल, कभी लैब में आप करते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे अमोनिया एज अ लाइगेंड काम कर रही है, अमोनिया एज अ लाइगेंड। ऐसी कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करा सकते हो, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया से, बड़ा फेमस कंपाउंड बनता है, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट। पढ़ा है कभी आप लोगों ने? देखो ये चीजें थोड़ी, देखो 12th क्लास से भी बहुत लिंक है ना, आपको वहां पे भी बहुत मेहनत करनी है, ये रिएक्शन अभी लर्न करनी पड़ेगी। किसी को पता है क्यूप्रिक सॉल्ट किस कलर के होते हैं?
क्यूप्रिक सॉल्ट, क्यूप्रिक लवण किस कलर के होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। और ये कंपाउंड पता कैसा होता है? डीप ब्लू। ये कॉम्प्लेक्स डीप ब्लू होता है। ये ना लैब में प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, कॉपर की टेस्टिंग में काम आती है रिएक्शन ही। अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है वो ब्लू कलर का है और अमोनिया मिलाने से डीप ब्लू हो गया, तो पक्की बात है वो कॉपर का सॉल्ट हो। ऐसे हम टेस्ट करते हैं कॉपर का। यहाँ पे हम क्लोराइड का टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एजीसीएल का व्हाइट पीपीटी अमोनिया में सोल्यूबल है। ये दो अल्टीमेट केमिकल रिएक्शन है, ग्रेट ग्रेट रिएक्शन है। नोट कर लो, ऐसे ही बोल देता हूँ यार मैं। लिख लो, लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। इन केमिकल प्रॉपर्टीज नोट करो, ऐसे लिखो, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, लाइगेंड, लाइगेंड एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक तो ये बेसिक इन नेचर होती है, अक्षारीय प्रकृति जिसे कहते हैं। लाइगेंड भी है, एज अ लाइगेंड भी काम करती है ये। बेसिक इन नेचर, एज अ लाइगेंड एंड रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक जिसे कहते हैं। लो रिएक्शन लिखो बेसिक नेचर के प्रूफ के लिए। अमोनिया प्लस एचसीएल, अमोनिया प्लस एचसीएल टू फॉर्म NH4Cl, अमोनिया प्लस HCl टू फॉर्म NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। आ गया सबको समझ? HCl की व्हाइट फ्यूम्स और अमोनियम क्लोराइड की डेंस व्हाइट फ्यूम्स। लिख लो उसके नीचे, उसका सफेद धुआं होता है, उसका डेंस व्हाइट फ्यूम्स, बहुत ज्यादा डेंसिटी वाली व्हाइट फ्यूम्स बनती हैं उसकी। एसए के नीचे व्हाइट फ्यूम्स और वहां पे डेंस व्हाइट फ्यूम्स। दूसरी केमिकल रिएक्शन है एजीसीएल के साथ, एजीसीएल प्लस अमोनिया। इसमें क्या बनता है? AgNH3 होल ट्वाइस Cl, AgNH3 होल ट्वाइस को स्क्वायर ब्रैकेट में कर देना, Cl बाहर रहेगा। AgCl का व्हाइट पीपीटी होता है और अमोनिया में सोलुबल होता है। और एक ऐसी रिएक्शन है कॉपर सल्फेट प्लस अमोनिया, कॉपर सल्फेट प्लस अमोनिया की रिएक्शन लिखो आप। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट प्लस अमोनिया, अमोनिया के 4 मोलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे और क्या बनेगा? CuNH3 होल 4 SO4, CuNH3 होल 4, ब्रैकेट क्लोज कर देना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, SO4, CuNH3 होल 4 SO4। अच्छा, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू, और वो होता है डीप ब्लू। लिख दो उसके नीचे, ब्लू और वो डीप ब्लू, वो नीला और वो गहरा नीला। आगे बस समझ, बहुत काम आती है रिएक्शन से। अमोनिया की 3 बड़ी फेमस रिएक्शंस हैं, और भी आगे मिलेंगी, कुछ हो भी चुकी है ऑलरेडी। और आगे लिखो आप यूजेस, अमोनिया कहाँ कहाँ यूज करते हैं? अमोनिया का बेस्ट यूज है इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जहां पे यूरिया बनता है ना, सारा अमोनिया के ऊपर डिपेंड है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। और एक अमोनिया का यूज और है, ये भी एज अ कूलेंट यूज होती है, एज अ कूलेंट। इसको भी इस्तेमाल करते हैं एज अ कूलेंट। आपने कभी देखा, जैसे कभी इस तरह के इंसिडेंट सुने, जैसे भी दिवाली का टाइम किया, जैसे बहुत सारी मिठाई बनती है, तो क्या होता है, दुकानों पे छापे पड़ते रहते हैं, देखो मिठाई सही है नहीं है। तो पता कहाँ भी कमी निकलती है? दूध के अंदर कमी निकलती है, मिल्क में। दूध में लोग क्या मिला देते हैं? यूरिया। कभी सुना आपने? पेपर में आता रहता है, कहीं से मिल्क सैंपल पकड़ा गया, उसमें यूरिया था। क्यों मिलाया यूरिया? वो जानते हैं मिल्क में यूरिया क्यों बनाते हैं, मिलाते हैं? यूरिया से बनती है अमोनिया, यूरिया से बनती है अमोनिया, और अमोनिया उसको कूल ठंडा रखती है, दूध खराब नहीं होता। मेरा दूध के फटने के पूरे चांस है, गर्मी है कुछ भी है, तो दूध की सेफ्टी के लिए उसको मिलाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल है। तभी तो वो, मतलब गवर्नमेंट उसके ऑब्जेक्शन करती है कि यूरिया क्यों मिलाया, तो वो गलत माना जाता है। तो मिलाने के पीछे यही रीजन है इसमें। ये भी फिनिश हो गया। ठीक है, अभी बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करें, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद।